चलिए कल्पना करते हैं, साल है 1947, महीना अगस्त का। दिल्ली में एक बंद कमरा है और उसमें एक आदमी बैठा है, नक्शों पर लकीरें खींच रहा है। उसके सामने कुछ कागज हैं, आबादी के कुछ पुराने आंकड़े हैं और हाथ में है सिर्फ एक पेंसिल। और उस एक पेंसिल से वो जो लकीर खींचने वाला था, उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो 2 करोड़ लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। और सबसे अजीब बात, उसे ये तक नहीं पता था कि जिन जगहों को वो बांट रहा है वो असल में है कहाँ। तो 1947 की कहानी ना वो एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी है। एक तरफ है बंटवारे की भयानक त्रासदी और दूसरी तरफ है एक बिखरे हुए देश को एक साथ जोड़ने की जबरदस्त कामयाबी। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों कहानियां एक ही वक्त पर चल रही थीं। तो चलिए इस पूरी कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले वो लकीर जो बहुत जल्दबाजी में खींची गई, फिर इसकी इंसानी कीमत क्या थी, उसके बाद कलकत्ता का वो चमत्कार, और आखिर में एक अखंड भारत का निर्माण कैसे हुआ। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। अ लाइन ड्रॉन इन हेस्ट, मतलब एक ऐसी लकीर जो बहुत जल्दबाजी में खींची गई। और ये कहानी है कि कैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर एक ऐसे इंसान ने बनाया जिसने कभी उस जमीन को देखा तक नहीं था। तो बात है 3 जून 1947 की। भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन एक ऐलान करते हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन एक शर्त पर, देश के 2 टुकड़े होंगे। देखिए, उस वक्त अंग्रेजों को लग रहा था जैसे वो किसी बारूद के ढेर पर बैठे हैं जिसमें आग लग चुकी है। उनका बस एक ही मकसद था, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलो। अब सवाल ये था कि ये मुश्किल काम करेगा कौन। ये जिम्मेदारी दी गई सर सिरिल रेडक्लिफ को। वो इंग्लैंड के एक बड़े वकील थे, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, मतलब उन्हें क्यों चुना गया? वजह सुनकर हैरानी होगी। उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि वो पूरी तरह से न्यूट्रल थे, मतलब उन्हें इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जी हाँ, उन्हें ये तक नहीं पता था कि पंजाब कहाँ है या बंगाल कहाँ है। और अंग्रेजों के लिए यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। और कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। रैडक्लिफ भारत पहुंचते हैं 8 जुलाई को और माउंटबेटन उन्हें क्या कहते हैं कि आपके पास सिर्फ 15 अगस्त तक का वक्त है। सोचिए जरा, बस कुछ हफ्तों में उन्हें पंजाब और बंगाल जैसे 2 इतने बड़े सूबों को बांटना था, वो भी उन जगहों को बिना देखे। अब रैडक्लिफ के सामने पहाड़ जैसी चुनौती थी। जो नक्शे और आबादी के आंकड़े उन्हें दिए गए वो पुराने और भरोसे के लायक नहीं थे। सबसे ज्यादा सिरदर्द बने 2 शहर, कलकत्ता और लाहौर। कलकत्ता में हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी तो वो तो भारत को मिल गया, लेकिन लाहौर, वहां किसी की भी साफ साफ मेजॉरिटी नहीं थी। तो रैडक्लिफ ने सोचा, अगर दोनों बड़े शहर भारत को दे दिए तो नए देश पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहरी सेंटर तो बचेगा ही नहीं। और बस इसी सोच के साथ लाहौर पाकिस्तान को दे दिया गया। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, द ह्यूमन कॉस्ट। अब हम बड़े बड़े राजनीतिक फैसलों से हटकर ये देखेंगे कि उस लकीर ने आम लोगों की जिंदगी पर क्या कहर ढाया। पता है, ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं हो रहा था, हर एक सरकारी चीज का बंटवारा हो रहा था। ऑफिस की फाइलों से लेकर फर्नीचर तक, यहाँ तक कि छत के पंखे और लाइब्रेरी की किताबें भी, अरे बोर्ड में लगने वाली पेन्स तक बांटी जा रही थी। एक बड़ा ही अजीब किस्सा है 60 अंग्रेजी बत्तखों का। महीनों तक ये तय ही नहीं हो पाया कि वो पश्चिम बंगाल की हैं या पूर्वी बंगाल की। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर आज़ादी 15 अगस्त को मिल गई थी तो लोगों को ये कब पता चला कि उनका घर, उनका गांव, उनका शहर भारत में है या पाकिस्तान में? और इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। माउंटबेटन ने बॉर्डर का ऐलान 15 अगस्त को नहीं किया। उसे 17 अगस्त तक, मतलब आज़ादी के 2 दिन बाद तक गुप्त रखा गया। क्यों? ताकि आज़ादी के जश्न में कोई खलल न पड़े। लेकिन इस एक फैसले ने भयानक तबाही मचा दी। 2 दिनों तक करोड़ों लोगों को यही नहीं पता था कि वो भारत के नागरिक हैं या पाकिस्तान के। और फिर जब 17 अगस्त को उन लकीरों का ऐलान हुआ तो जो हुआ वो इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा पलायन था। अंदाजा है कि करीब करीब 2 करोड़ लोग बेघर हो गए। रैडक्लिफ की छींची एक लकीर ने लाखों सिखों और हिंदुओं को पाकिस्तान के पंजाब में फंसा दिया और लाखों मुसलमानों को भारत के पंजाब में। उस वक्त जो वहशत का मंजर था, उसकी सबसे खौफनाक मिसाल थी घोस्ट ट्रेन्स या भूतिया ट्रेनें। एक ऐसी ही ट्रेन लाहौर से अमृतसर स्टेशन पहुंची, लेकिन ट्रेन में बिल्कुल सन्नाटा था।
जब दरवाजे खोले गए तो अंदर सिर्फ लाशें थीं और ट्रेन के डिब्बे पर चौक से लिखा था, ये ट्रेन नेहरू और पटेल को हमारा आज़ादी का तोहफा है। लेकिन इस खौफ और अंधेरे के बीच उम्मीद की एक किरण भी थी। अब हम रुक करते हैं एक बिल्कुल अलग कहानी की तरफ, द मिरेकल ऑफ कैलकाटा, यानी कैलकाटा का चमत्कार। देखिए, पंजाब और कलकत्ता दोनों जगहों पर हालात बहुत नाजुक थे, लेकिन दोनों जगह उन्हें संभालने के तरीके जमीन आसमान के फर्क वाले थे। पंजाब में शांति बनाए रखने के लिए 55,000 सैनिकों की एक स्पेशल फोर्स बनाई गई। नतीजा पूरी तरह से नाकामी और भयानक हिंसा। और दूसरी तरफ था कलकत्ता। वहां माउंटबेटन ने महात्मा गांधी से कहा कि आप ही हमारी वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं, और नतीजा जिसे इतिहास कलकत्ता का चमत्कार कहता है। तो सवाल है, गांधी जी ने आखिर ऐसा क्या किया? उनका तरीका बिल्कुल अनोखा था। सबसे पहले वो HS सोहरावर्दी के साथ रहने चले गए। हाँ, वही सोहरावर्दी जिन्हें कलकत्ता के हिंदू कलकत्ता का कसाई कहते थे। फिर उन्होंने सोहरावर्दी से वचन लिया कि वो पूर्वी बंगाल में हिंदुओं की हिफाजत करेंगे। और जब इसके बावजूद हिंसा भड़की तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। सिर्फ 73 घंटों के अंदर पूरे शहर में शांति लौट आई। तो चलिए, अब हम अपनी कहानी के चौथे और आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, एक मजबूत एकजुट राष्ट्र का निर्माण। क्योंकि बंटवारे के साथ साथ एक और बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी, भारत को 565 टुकड़ों में बिखरने से कैसे रोका जाए। 565, ये नंबर अपने आप में पूरी कहानी है। उस वक्त भारत में 565 रियासतें थीं, जो कहने को तो आज़ाद थीं, और अब हर राजा को ये फैसला करना था कि उसे भारत के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ, या फिर एक आज़ाद देश बनना है। कई राजा तो अपना अलग देश बनाने का सपना देख रहे थे। जरा सोचिए, अगर ये सब रियासतें आज़ाद हो जाती तो क्या होता? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके लिए एक बड़ी सटीक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि तब भारत का नक्शा स्विस चीज जैसा दिखेगा, जिसमें 500 से ज्यादा छेद होंगे। मतलब ये देश के वजूद का सवाल था। और यहीं पर नेहरू और पटेल ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने माउंटबेटन को ही आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने का न्योता दे दिया। वो जानते थे कि माउंटबेटन का ब्रिटिश राजघराने से ताल्लुक है और महाराजाओं पर इसका गहरा असर पड़ेगा। दूसरी तरफ जिन्ना ने ये गलती कर दी। उन्होंने खुद को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना लिया और राजा महाराजाओं से जुड़ने का एक अहम जरिया खो दिया। एक सबसे नाटकीय किस्सा जोधपुर का है। वहां के महाराजा चुपके से जिन्ना से मिलने पहुंच गए। जिन्ना ने तो उन्हें खाली कागज दे दिया और कहा, जो शर्त चाहे लिख लीजिए। लेकिन वीपी मेनन और माउंटबेटन को इसकी भनक लग गई और उन्होंने बीच बचाव किया। जब महाराजा ने आखिरकार भारत के साथ विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए तो उसके तुरंत बाद उन्होंने मेनन पर अपनी पिस्टल तान दी। इससे पता चलता है कि मामला कितना तनावपूर्ण था। लेकिन 2 रियासतें ऐसी थीं जिनका मामला बहुत पेचीदा था, जूनागढ़ और कश्मीर। जूनागढ़ का नवाब मुस्लिम था, पर ज्यादातर आबादी हिंदू थी। वो पाकिस्तान चला गया। बाद में वहां जनमत संग्रह हुआ और वो भारत में आ गया। कश्मीर का मामला ठीक उल्टा था। राजा हिंदू, आबादी मुस्लिम। राजा आज़ाद रहना चाहता था, लेकिन फिर वहां हमला हुआ और उसे भारत में विलय करना पड़ा। और आज हम भारत का जो नक्शा देखते हैं ना, उसे अपना ये रूप लेने में कई दशक लगे। 1949 में कश्मीर में सीज़फायर लाइन खींची गई। 1961 में जाके गोवा आज़ाद हुआ और भारत का हिस्सा बना। और आखिर में 1975 में सिक्किम ने एक रेफरेंडम के बाद भारत में शामिल होने का फैसला किया। तो आखिर में हम एक सवाल पर आकर रुकते हैं। 1947 की कहानी बंटवारे की कहानी है या एकीकरण की? सच तो ये है कि ये दोनों हैं। एक तरफ बंटवारा एक बहुत बड़ी, एक भयानक त्रासदी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ 500 से ज्यादा बिखरी हुई रियासतों का एक राष्ट्र में मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और ये दोनों चीजें, त्रासदी और चमत्कार, एक ही वक्त पर हो रही थीं। यही 1947 की असली और उलझी हुई कहानी।